तो आज मैथ हिस्ट्री 2.0 के चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं मैथ का मॉडल पेपर किस प्रकार से होने वाला है। आज हम उसके विषय में बात करेंगे, सारे क्वेश्चन को हल करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एग्ज़ाम देना कैसे है। सबसे पहले हमें हर वो क्वेश्चन को हल करना है जो कि हमें अच्छे ढंग से आए, उसको सबसे पहले लिखना होगा। जो अच्छे ढंग से आया सबसे पहले लिखना, और कोशिश ये करना कि जो ज़्यादा नंबर का होगा उसको सबसे पहले अच्छे ढंग से लिखना। इससे होता है कि अगर एग्जामिनर होगा उसको अच्छे ढंग से समझ में आ गया कि शुरुआत में अच्छा लड़का लिखता है तो उस हिसाब से नंबर देगा। इसके बाद जो कम नंबर का है उस पर थोड़ा कम फोकस करेंगे, लेकिन करेंगे ज़रूर, क्योंकि कम एक एक नंबर से ही 100 नंबर बनता है। तो किस प्रकार हम हल करेंगे, कैसा मॉडल पेपर होने वाला है 30% कटने के बाद भी, तो आज उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से होने वाला है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपका रहेगा। पहले क्वेश्चन में रहेंगे ऑप्शन वाले, यानी कि ऑप्शन देगा, आपको टिक लगाना है। ऑप्शन देगा, टिक लगाना है। तो देखते हैं किस प्रकार से ऑप्शन वाले क्वेश्चन होंगे। चलते पहला क्वेश्चन किस प्रकार से रहेगा। पहले में 6 क्वेश्चन रहेंगे ऑप्शन से, 1 गुणे 6 नंबर लिखे रहेगा। अगर 6 सही कर दिए तो 6 नंबर हमें मिल सकता है। सबसे पहले बात करते हैं, पहला क्या दिया है, कहेगा कि 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। क्या होगा, ऑप्शन दिया रहेगा 45, 60, 54, एक ठो और देगा, 4 ठो ऑप्शन देंगे, मान लेते हैं 15। तो क्या करेंगे हमें इनका एचसीएफ ज्ञात करना। तो एचसीएफ हमें पहले से ज्ञात करना सीख रहे हैं इसमें, क्योंकि यूक्लिड विभाजन है कक्षा 10 में, लेकिन हमें करना होगा चाहे जिस विधि से, क्योंकि ऑप्शन के लिए चाहे जैसे। तो हम इसका करेंगे तो आएगा 45। ऐसे करेंगे कि 135 और 225, 135 और 225 यानी कि छोटा वाला जो होता है उससे हम भागा देंगे बड़े वाले में। तो एक बार जाएगा 135 से कम 135, 0, 12, 9 कट जाएगा। 90 में 135 का भागा देंगे तो 2 बार जाएगा, एक बार जाएगा, 90 घटाने पर आएगा 45, 45 में 90 का भागा देंगे तो कट जाएगा, नहीं 90 कट गया। तो इस स्थिति में जो भाजक होता है वही एचसीएफ होता है। एक नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार से होने वाला है। अब बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार से होगा कि 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 बटे के 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। तो अब हमें इसके लिए क्या ज्ञात करना पड़ेगा भाई, देखते हैं इधर। जो ये 45 का मान हमें जानना पड़ेगा, वो सारणी के द्वारा, त्रिकोणमिति सारणी के द्वारा। तो देखो 1 माइनस 10, 45 का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर बटे के 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 बटे के 1 प्लस 1, घटाने पर यहाँ 0 आएगा, 0 बटा के कुछ भी होता है तो उसका उत्तर 0, ऑप्शन में 0 रहेगा, उसको करेक्ट यानी सही करेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं। अब बात करते हैं, कहा 15,625 के अभाज्य गुणनखंडों में 5 की घात बताइए, यानी 5 घातें कै करेंगे कि ये पूरा आ जाएगा, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। कुछ भी दे सकता है, लेकिन ये इस प्रकार से रहेगा जरूर। तो 15,625 को हम क्या करेंगे, इस तरह से नंबर काटते जाएंगे, 5 से काटेंगे, 5 के घात के रूप में बताना है तो 5 से, 5 3 15, 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, ठीक। फिर 5 से 5 36, 1 5 गुना के 10, 1 5 5 25, ठीक। फिर 5 से 5 1 5, 5 2 10, 5 से, फिर 5 से 25, फिर 5 से 5, फिर 5 से 1, 1 2 3 4 5 6, 6 होने वाला है, 6 पर टिक मार के काम को आगे बढ़ा देंगे। अब बात करते हैं कि जो तीसरा क्वेश्चन किस प्रकार से होने वाला है। इसका कहा गया 2 गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या कीजिए। 2 गोला है, अब देखो ये तो नहीं कहा गया कि 2 समान गोले हैं। अगर समान गोले कर दिया, 2 समान गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो 1:1, क्योंकि दोनों का क्षेत्रफल एक ही होगा। लेकिन केवल कहा गया है कि समान गोले मतलब गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वही गोले का 4πr स्क्वायर। अब यहाँ भी 4π, एक को देखो त्रिज्या भिन्न मान लेंगे, कैपिटल आर, एक को स्मॉल आर, पाई स्क्वायर। तो यानी कहीं ना कहीं त्रिज्या के स्क्वायर, ये पहले लिखे चाहे बाद में लिखे, हम इसको टिक लगा देंगे क्योंकि क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, बाकी सब कट जाएगा। इसके बाद बात करते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन होने वाला है। अगर आयतन का अनुपात पूछता तो आयतन में ये वाला लगा देते हैं। अब 2 4 2 7 2 और 12 13 में बहुलक क्या होगा। बहुलक क्या होता है, यानी कि जो सबसे अधिक बार इस आंकड़े में आया होगा, यानी प्रेक्षण में जो सबसे अधिक बार आएगा वही क्या आता है, हमारा बहुलक होता है। बहुलक तो सबसे अधिक बार देखो 2 आया है, तो इसका बहुलक क्या हो गया 2। इसको इस हिसाब से करेंगे, यानी कि ऑप्शन से क्वेश्चन इसी प्रकार से बनने वाले हैं।
अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन, इसका कैसा होने वाला है। छठा क्वेश्चन किस प्रकार से होने वाला है, कहेगा कि सभी समकोण त्रिभुज समरूप होते हैं तो समरूप त्रिभुज जो कि सभी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, हम ये जानते हैं। अगर कहेगा सभी समकोण त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं, सर्वांग सम होते हैं, जिस हिसाब से देगा ऑप्शन में उस हिसाब से मान लेंगे, क्योंकि सभी समकोण त्रिभुज समरूप होते हैं ये जानते हैं। तो सभी समकोण त्रिभुज यदि समरूप होंगे तो उसके जो संगत भुजाएं हैं एक ही अनुपात में होती है। तो कर्ण बटे कर्ण, और ये ऑप्शन देखो आधार बटे के आधार, कर्ण बटे के कर्ण और लंब बटे के लंब, यानी इसी स्थिति में रहेंगे तो ये सही होगा, नहीं तो बाकी ये सब ऑप्शन क्या होंगे, गलत होंगे। बस इसी को टिक लगा के आगे बढ़ना, यानी कि 6 नंबर और 6 सही करेंगे तो हम 6 नंबर क्वेश्चन बना सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं जो दूसरा क्वेश्चन, उसमें 4 क्वेश्चन रहेंगे और चारों 2-2 नंबर के रहेंगे, यानी कि हमें वहाँ से अगर करेंगे तो 8 नंबर मिलेगा दूसरे क्वेश्चन से। तो उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन रहेंगे, यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे चारों क्वेश्चन दिख रहे होंगे। उसमें से पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा कि 4x² - 8x + 15 = 0 के मूलों के लक्षण होंगे, किस प्रकार से होंगे। लक्षण के लिए बताया गया होगा, क्या बताया जाता है कि देखो कि जो b² होता है, p² - 4ac ही डिपेंड करता है कि इसके मूल के लक्षण क्या होंगे। यानी ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² + bx + c। तो वहाँ से a b c का मान निकालेंगे, तो अगर इसका मान 0 से बड़ा हो गया यानी कि प्लस में आ गया, तो मूल क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं, वास्तविक। अगर छोटा हो गया तो का बराबर 0, यानी 0 बड़ा हो गया उधर से तो यानी कि काल्पनिक मूल रहते हैं। और ये अगर b² - 4ac = 0 आ गया तो दोनों मूल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दोनों मूल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो तुलना करेंगे तुरंत b² यानी b है ax² + bx और + c = 0 होता है। a का मान 4 है, b का मान -8 है, c का मान 15 है, रख लेते हैं। यानी -8 का स्क्वायर -4a का मान 4ac, ठीक। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 -4 चौके 16 और पूरे 15, तो 64 माइनस, अब देखो 16 और 15 का गुणा कर लेते हैं तो क्या आएगा, गुणा करेंगे तो 15 में 16 का 15 से 90, 9 15 कम 15 9 जोड़ेंगे तो 6, यानी कि अब घटा लेंगे हम तो क्या आएगा कि 6, या खैर यहाँ समझो घटा लेते हैं तो हमारा जो भी उत्तर आएगा माइनस में आएगा, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, और आएगा क्या 6 और बच गया यहाँ पर 176 जो भी आएगा माइनस में आएगा। तो अगर माइनस में आ गया यानी कि हमारा क्या मान है, यानी 0 उससे बड़ा हो गया, यानी मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, यानी इनके लक्षण यही है, मूलों के लक्षण यही है। और अगर 0 से बड़े आते हैं तो लिखते वास्तविक होंगे, अगर 0 के बराबर होंगे तो दोनों मूल बराबर होंगे। ये हमें लिखना है, जिसकी वजह इस प्रकार से होने वाला है। दूसरा क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से होने वाला है कि सिद्ध कीजिए कि 5 - 2 कड़ी में 3 अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है कौन, 5 - 2 कड़ी में 3। तो इसको हल किस प्रकार से करना है, हम देखो अपरिमेय संख्या के बारे में नहीं जानते हैं ज़्यादा कुछ, लेकिन परिमेय संख्या के बारे में जानते हैं। तो परिमेय संख्या के बारे में यदि हम जानते हैं तो परिमेय संख्या के अगर परिमेय संख्या क्या होता है, जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। और अपरिमेय जानते हैं जो कड़ी में जिसका वर्गमूल नहीं निकल पाता उसे अपरिमेय कहते हैं। तो खैर हम माना कि क्या यह एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या के बारे में हम ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं, तो देख लेते हैं कि परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो ठीक है, नहीं हुआ तो अपरिमेय होगा। तो इसलिए हम p/q के रूप में लिख देंगे 5 - 2 कड़ी में 3, लिख देंगे आसानी से। अब इसको इधर बुला लेते हैं, q/q हो गया p/q इधर आएगा तो इसको इधर भेज देते हैं और इसको इधर ले आते हैं। 2 कड़ी में 3 बराबर 5 - p/q, कड़ी में 3 बराबर उधर करेंगे तो 5q - p/2q हो जाएगा। कहने का मतलब है इसका इसमें गुणा करेंगे तो 5q और ये हो जाएगा, और बटे के q रहेगा, ये 2 आके इधर हो जाएगा। तो कहेंगे कि जब हम जानते हैं कि कड़ी में 3 क्या है, अब यहाँ से हमें ये दिख रहा है कि कड़ी में 3 क्या है, अपरिमेय संख्या होती है। कड़ी में 3 क्या होती है, अपरिमेय संख्या। तो कड़ी में 3 अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या के बराबर जो कुछ भी होता है वो अपरिमेय संख्या होता है, यानी गलत के बराबर अगर गलत होता है तो गलती होता है, और सही के बराबर अगर सही होता है तो सही होता है। इसी प्रकार अगर कड़ी में 3 अगर अपरिमेय संख्या है तो उसके बराबर जो भी आएगा वो भी अपरिमेय संख्या होगा। इसलिए हम कहेंगे कि यानी p और q क्या हो रहे हैं, यानी कि परिमेय संख्या के नियम का विरोध करते हैं, परिमेय संख्या के नियम का विरोध करते हैं, इसलिए ये संख्या अपरिमेय संख्या है। लिखेंगे p और q
अपरिमेय संख्या का विरोध करते हैं या विरोधाभास प्राप्त करते हैं, इसलिए 5 कड़ी में 5 - 2 कड़ी में 3 अपरिमेय संख्या है। या सीधे सीधे अपरिमेय से पहले सिद्ध कर लेंगे, कड़ी में 3 अपरिमेय है तो कड़ी में 3 अपरिमेय, तो परिमेय संख्या में अगर कोई अपरिमेय संख्या जोड़ा जाता है या घटाया जाता है या गुणा किया जाता है या भागा किया जाता है तो जो नई संख्या बनती है वो अपरिमेय संख्या हो जाती है। वहाँ से भी हम इसको कर सकते हैं। ये रहेगा 2 नंबर का क्वेश्चन। इस प्रकार से 2 नंबर का यानी दूसरे का दूसरा होने वाला है। अब बात करते हैं इसके तीसरा क्वेश्चन किस प्रकार से 2 नंबर का होने वाला है कि यदि tan a + b बराबर कड़ी में 3 हो और tan a - b बराबर 1/1 कड़ी में 3 हो, जहाँ a और b एक न्यून कोण हो, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए कहेगा क्वेश्चन। तो क्या करेंगे हम, यानी कि a b न्यून कोण यानी 90 से कम है, दोनों 90 से कम है। तो अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको ले लेते हैं, tan a + b = कड़ी में 3। अब देखते हैं कि जिसे tan a + b यानी कि tan में ये मान है तो हम इसको भी देखेंगे tan कितने अंश का मान ये होता है, तो tan 60 अंश का मान ये होता है। कड़ी में 3 tan 60 अंश का मान होता है, तो लिखेंगे tan a + b = tan √3। अब देखो tan से tan दोनों तरफ है, खत्म हो जाएगा, यानी a + b = क्या आ जाएगा √3। इसको हम नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1। अब इसको हल कर लेंगे क्या कि tan a - b = 1/√3। अब इसको भी देखेंगे वही, अगर यहाँ पर सेक है तो सेक में देखेंगे किसका मान है, काट है तो काट में देखेंगे, साइन है तो साइन में मान देखेंगे, यही से ये सवाल लगेगा। ये इस प्रकार से अगर बनना तो tan a - b = ये tan 30 अंश का मान होता है, 30 लगा लेंगे, tan से tan हो जाएगा खत्म, यानी a - b बराबर क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। समीकरण नंबर हमारा ये 2 बन गया। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर लेना है, जिस प्रकार से विलोपन प्रतिस्थापन प्लस जो भी हो इसको हल कर लेंगे तो हो जाएगा। तो समीकरण 1 व लिखेंगे 2 को जोड़ने पर यानी कि क्या हो जाएगा, b से b खत्म हो जाएगा, यानी a + b + a - b = 60 + 30, क्योंकि इसका मान यहाँ पे 60 लिखना था, मिस्टेक, 60 क्योंकि कड़ी में 3 60 का मान होता है, ठीक, तो इसलिए 60 + 30। अब बात करेंगे, देखो b से b खत्म हो जाएगा, यानी कि 2a = 90, तो a = 45, किसी 90/2 कर लेंगे, 45 आ गया। तो b बराबर क्या आएगा, यानी कि अब देखो यहाँ पे रख लेते हैं मान, ठीक, तो लिखेंगे a का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर, समीकरण हमारा 1 कहाँ है, यही है, a + b = 60 अंश, तो b बराबर 60 - a, यानी कि b बराबर 60 में से 45 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 15, ठीक, यानी कि 15 अंश, यानी b का मान क्या होगा 15 अंश और a का मान 45 अंश होगा। इसके बाद बात करते हैं इसके चौथे क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे दिख रहा है, इस प्रकार से क्या है कि 4.2 सेंटीमीटर 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघला कर, यानी एक गोला है जिसकी त्रिज्या यानी r बराबर क्या है 4.2 सेंटीमीटर है। इसको पिघला करके क्या किया गया है कि एक बेलन बनाया गया है। बेलन इस प्रकार से होता है, सब लोग जानते हैं, जिसकी त्रिज्या 6 सेमी हो जा रही है, इसको मान लेते हैं, इसको कैपिटल R मान लेते हैं, इसको स्मॉल r, ठीक, जो कि पिघला करके 6 सेंटीमीटर वाले, तो बेलन की ऊंचाई पूछा है, यानी कि इसको 4.2 सेंटीमीटर, और यहाँ पे क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 4.2 सेंटीमीटर वाले गोले को पिघला करके एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन के रूप में ढाला जाता है, तो बेलन की ऊंचाई क्या होगी, यानी कि वही, यानी कि ठोसों का संयोजन, यानी एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण हो रहा है। तो रूपांतरण के लिए सदैव आयतन बराबर होता है। किसी भी चीज़ का अगर रूपांतरण करा एक आकृति से दूसरी आकृति में, तो समझ लेना कि रूपांतरण करने के लिए हमारे पास क्या होता है, आयतन दोनों का बराबर होता है। तो लिखेंगे क्या, गोले का आयतन =
बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। अब गोले का आयतन हम हल करेंगे, इसके बाद तुरंत लगाएंगे बेलन का आयतन। अब दोनों का हल करके हम लोग क्या करना है, गोले का आयतन का सूत्र यहाँ पर हम लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब इजकल टू, देखो इसको कैपिटल आर माननी है तो उस हिसाब से हम इसको रख लेंगे। ठीक, सबसे पहले इसको हल किस प्रकार से करना है, हमें अगर फिगर बनाना है तो बना लेंगे, और ये जो जो दिया है उसको लिख देंगे, यानी यच बराबर ये क्वेश्चन मार्क। तो ज्ञात करेंगे कि बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या सूत्र होता है, पाई आर स्क्वायर एच, स्मॉल आर इसको मानेंगे। भाई पाई से पाई दोनों तरफ खत्म हो गया, 4/3, यहाँ की त्रिज्या 4.2 गुणे 4.2 गुणे 4.2, 3 बार लिख सकते हैं, क्यूब लिखा है तो। यहाँ की जो त्रिज्या है 6 गुणे 6 और गुणे यच। अब क्या करना, यच का मान ज्ञात करना, तो यच इजकल टू 3 से इसको अभी रहने देते हैं, अभी रहने देते हैं, तो आएगा 4/3 गुणे 4.2 गुणे 4.2 गुणे 4.2 और बटे के 36, यानी कि 6 गुणे 6। हल कर लेते हैं, 3 से काटेंगे इसको तो 3 एक कम 3, 1 3 चौक के 12, 14 बार में कटेगा। 6 से काटेंगे तो 6 7 22.7, 6 से इसको काटेंगे तो 0.7, यानी कि यच बराबर 14 चौक के 56, 5.6 गुणे 7 7 49, यानी कि 0.9। अब क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा कर लेंगे, जो आएगा वही उसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई होगी। तो गुणा कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या आता है। इसका जब हम गुणा करेंगे तो 2.744 आएगा, यानी कि अगर मात्रक सेंटीमीटर में है तो लगा देंगे सेंटीमीटर। तो इस हिसाब से क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का। कोई भी ठोस आकृति का रूपांतरण करे तो हमें उसके आयतन को सदैव बराबर दिखा देना है। सारा क्वेश्चन इस प्रकार से हल कर लेंगे, इसके बाद जोड़ घटाना गुणा भाग जिसको जिस प्रकार से आएगा उस प्रकार से करेंगे। यानी कि दूसरे क्वेश्चन के चारों क्वेश्चन इस प्रकार से होने वाले हैं 2-2 नंबर के। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की, यानी तीसरा भी क्वेश्चन हमारा 2 नंबर का होने वाला है। 4 क्वेश्चन उसमें भी रहेंगे, 2-2 नंबर के रहेंगे, यानी कि 4 गुना के 8 नंबर का रहेगा। तो किस प्रकार से रहेगा, दिया है सर, यदि पहला क्वेश्चन इस प्रकार से बनने वाला है कि यदि 3 cot a बराबर 4 हो तो 1 - tan स्क्वायर a बटे के 1 + tan स्क्वायर a का मान ज्ञात कीजिए। देखते हैं क्या आएगा, किस प्रकार से हल करेंगे इसको हल करने के हमारे पास कई तरीके होते हैं। देखो कैसे, पहला तरीका तो जैसे कि एक संपूर्ण त्रिभुज बना लेंगे, यहाँ पर ए समझ लेते हैं, तो यानी कि इसको करेंगे हम इसे हल, तो cot a बराबर, या सीधी सीधी भाषा में समझो, एकदम आसान भाषा में इसको हल करना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो जितना फास्ट कर लेंगे उतना जल्दी बढ़िया होगा, और समय बचाते हुए काम करना है। 4 बटा के कितना हो जाएगा 3, ये 3 अगर गुणा में अगर भागा बन जाएगा। सब लोग जानते हैं कि tan का उल्टा काट होता है और काट का उल्टा tan। यहाँ से tan a बराबर सूत्र होता है 1/cot और काट a का उल्टा tan। तो यहाँ भी हम कर देंगे कि क्या करेंगे कि tan a बराबर तब क्या हो जाएगा 3/4, ये पलट लेंगे। अब tan थीटा बराबर मान पता चल गया, वहाँ पे रख के हल कर लेंगे, तो आएगा का 1 माइनस, यहाँ पर देखो लिखा है tan स्क्वायर a बटा के 1 + tan स्क्वायर a, तो 1 माइनस क्या लिखेंगे 3/4 का होल स्क्वायर अपान 1 + 3/4 का होल स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ पे थोड़ा हल कर लेंगे, अब नीचे इसी तरह साफ ढंग से करते हम जाएंगे, तो आएगा 1 - 9/16 आ जाएगा। इसके बाद 1 + 9/16, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। अब क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करके आपस में घटा लेंगे ऊपर, तो 16 कम 16 में से 9 घटेगा तो आएगा ऐसा कि 8 और 7 ना 7, 16 में से 9 घटेगा तो 7 बटे के 16, 16 कम 16 में 9 जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 25 बटा के 16, 16 से 16 कट जाएगा, हमारा आ जाएगा 7 बटे के 25। यही हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को इस प्रकार से हल करना होगा। हाँ, हम इसको इस तरह से कट करके नहीं करेंगे, हम इसको लगातार नीचे करते जाएंगे, क्योंकि हमें साफ़ सुथरा बढ़िया ढंग से अगर लिखेंगे तो हमें ज़रूर नंबर मिलेगा। अगर इसी में इधर उधर हम करेंगे तो हमारा नंबर कट भी सकता है। तो इस हिसाब से 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, अगर सही ढंग से करेंगे तो हमें 2 नंबर जरूर। जैसा कि हमारे पास तीसरा का दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार से बनने वाला है, जिसको कह सकते हैं, कहा गया क्वेश्चन में पानी पीने वाला एक गिलास 14 मीटर ने केवल आंसर लिखना है, जिसे प्रश्नोत्तर
तीसरका का ख करके आपको सवाल पढ़ते हुए उसको हल कर लेना। तो ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है, यानी एक गिलास शंकु के छिन्नक के आकार का है, तथा दोनों वृत्ताकार सिरों का व्यास, यानी कि शंकु के छिन्नक में 2 वृत्त सिरे होते हैं जिसकी त्रिज्याएं भिन्न भिन्न होती हैं, जिसमें 4 मीटर और 2 मीटर है। तो उसकी धारिता क्या होगी, यानी वही पूछा आयतन क्या, उस गिलास का आयतन क्या होगा। चलते हैं हम उस गिलास का आयतन क्या, यानी गिलास इस प्रकार से होगा, शंकु के छिन्नक का आकार। तो इसकी त्रिज्या को हम R1 समझते हैं, इसकी R2 समझ लेते हैं। तो R1 बराबर मान लेते हैं 4 और R2 बराबर, क्योंकि वृत्ताकार वृत्त की क्या दिए हैं त्रिज्याएं, वृत्ताकार सिरों की त्रिज्याएं, सॉरी त्रिज्या का व्यास दिया है, सॉरी यह देखो व्यास, क्वेश्चन में व्यास डी दिया, यानी कि व्यास, सिरों का व्यास 4 मीटर व 2 मीटर है। तो त्रिज्या यानी क्या होगी, तब त्रिज्या R1 बराबर D/2 होता है, यानी कि 2 व 1 हो गया, यानी कि R1 = 2 एवं R2 = 1। ठीक, अब करते हैं शंकु के छिन्नक का आयतन का लिखते हैं। तो शंकु के छिन्नक का आयतन हम लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे गिलास की धारिता 1/3 पाई h ब्रैकेट में R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 × R2, ये सूत्र होता है, इसे हमें याद रखना होगा। तो 1/3 पाई का मान रख लेंगे 22 के साथ, और h दिया है यहाँ पे 14, ठीक, यानी h भी हमारा 14 है गिलास की ऊंचाई। इसके बाद R1 का मान दिया 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणते में 1, 7 गुना के 14 2 कट गया, 22 गुना के 44/3 ब्रैकेट में 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 2 2। इसको हल करेंगे तो 400/3, 4 × 5 = 2, 7 गुणते में 7, गुणा कर लेंगे तो 7 का गुणा करेंगे 44 में, 7 × 4 = 28, यहाँ पे सॉरी नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे चलते हल कर लेते हैं इधर, यानी 7 का गुणा 28 में करेंगे 44 में करेंगे तो 7 × 4 = 28, 7 × 4 = 28, 304/3 इसकी धारिता होगी। और हाँ, मीटर में रहेगा तो मीटर क्यूब, क्योंकि आयतन हमेशा मीटर क्यूब में होता है। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि 101 सही 4/100, सॉरी देखो यहाँ पे लग रहा है गुणा गड़बड़ हो गया, 7 × 4 = 28 के 8, अन्य 2 7 × 4 = 28 2 30। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते 102 सही 2/3, ये इसका आंसर होगा। इस प्रकार से मीटर क्यूब क्या गिलास की क्या होगी धारिता होगी। तो दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से बनने वाला जो 2 नंबर का होगा। तो ऐसे ही हमें हल करना। तीसरे क्वेश्चन में तीसरा किस प्रकार से होने वाला है, तो तीसरे क्वेश्चन में तीसरा इस प्रकार से रहेगा कि ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और उनका गुणनफल 182 हो। ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात करनी जिनका योगफल करें तो 27 हो जाए और गुणनफल करें तो 182, वो संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो क्या करना है ये जानना है, जिसे हमें करना होगा क्वेश्चन को कि 2 संख्या है, तो माना पहली संख्या यक्स और दूसरी क्या होगी दूसरी संख्या। ये ध्यान देना है कि जब 2 संख्याओं का योगफल 27 है तो एक पता चल गई तो दूसरी की ज्ञात करने के लिए उसमें से घटा लेते हैं। जैसे 2 संख्याओं का योगफल 5 है, अगर हम पहली संख्या मान लेते हैं 2 तो दूसरी की 3 होगी, कैसे पता चलता है 5 में से 2 घटा लेते हैं। तो यहाँ भी वही करेंगे, यानी कि 27 में से यक्स को घटा लेंगे तो हमारे पास पता चल जाएगा दूसरी से। अब इनका गुणनफल कितना है, यानी गुणा करके देख लेते हैं। प्रश्नानुसार यहाँ पर लिखेंगे 7, यानी कि यक्स गुणे 27 - यक्स = 182। यक्स का गुणा करेंगे तो 27 यक्स का इसमें गुणा करेंगे तो -(x² = 182)। सबको नियमानुसार उधर पक्षांतर कर लेते हैं, तो ये -(x² उधर जाएगा तो +(x²), भाई 27 उधर जाएगा तो -27x, 182 उधर ही है तो 182। थोड़ा इसको इस क्रम में लिख लेंगे, ए लेंगे बराबर 0 लिखें चाहे ओ लेंगे बराबर 0 लिखें, बात एक का हो गया। यानी इस प्रकार से अब एक गुणनखंड बन गया। अब गुणनखंड बन गया तो हम इसको हल करने के लिए क्या करेंगे कि अब देखो 182 कम 182 का ऐसा फैक्टर करना है कि जिसको हम जोड़ दें,
जिसको हम जोड़ दें, प्लस है तो जोड़ दें तो 27 हो जाए। तो 13 और 14 गुणा करके देखो, 13 और 14 को जोड़ेंगे 27, 14 42 के 2 14 14 कम 14 4 18 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बस इसका फैक्टर भी लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इसकल टू 0, क्योंकि माइनस 14x और माइनस 13x जोड़ेंगे तो हो जाएगा। अब यक्स कॉमन करेंगे तो यक्स माइनस 14 और इधर से क्या कॉमन करेंगे 13, तो यक्स माइनस 14 आएगा। इन दोनों को एक जगह लिख लेना है, यक्स माइनस 14 और यक्स माइनस 13, ठीक। इसकल टू 0 होता है। इसकल टू जब 0 हो गया तो क्या करेंगे, यक्स माइनस 14 बराबर 0 लिखेंगे तो यक्स बराबर 13, अरे सॉरी 14, और इधर से यक्स माइनस 13 बराबर 0 करेंगे तो यक्स बराबर 13। एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0। कारण यह है, इसका करने का तरीका होता है कि यही इसके बटा में जाता है। तो यानी कि 14 और 13, यानी यक्स का मान क्या आएगा 13 और 14। तो लिखेंगे क्या, पहली संख्या है तो 13 हो सकती है, तो 14 हो सकती है, तो दूसरी 13 होगी या 14 होगी। तो उत्तर इसके लास्ट में नीचे लिखेंगे कि पहली संख्या क्या होगी, यानी कि 13 या 14। तो दूसरी क्या होगी, यानी 27 में से अगर 13 घटाएंगे तो 14, अगर पहली संख्या 13 होगी तो दूसरी की 14 होगी, अगर दूसरी की 14 होगी तो पहली 13। ये हमें लिखना होगा। ये कब हम लिखेंगे, क्वेश्चन के लास्ट में, यानी कि जो आंसर आता है उसको हमेशा लास्ट में लिखते हैं, क्योंकि एग्जामिनर जो होते हैं वो लास्ट में चेक करते हैं। और हाँ, एक क्वेश्चन खत्म हो जाए तो दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा जरूर गैप देना, ताकि लोगों को समझ में आए कि हमारा ये क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो गया, जो एग्जामिनर है चेक करेगा। और नहीं तो क्या लगेगा हमें, यानी उसे लगेगा कि कुल 1 में क्वेश्चन है तो 1 के हिसाब से नंबर दे देगा, जो कि हमारे लिए गलत साबित हो सकता है। इसलिए हम कर भी रहे हैं और नंबर कम मिल रहा है, तो यही करने का मतलब साफ सुथरे ढंग से अगर करेंगे तो नंबर बेहतर मिलेगा। अब बात करते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन, यानी तीसरे के चौथे क्वेश्चन किस प्रकार से होने वाला है। हो सकते हैं, यक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 - 5 व -2 और 9 से, ये 9 है, 9 से समदूरस्थ हो, 9 से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर हो, यानी हम ऐसे सकते हैं ए, इसको मान लेते हैं ए जो होगा। लेकिन हाँ, ये याद रखना कि यक्स अक्ष पर है, तो यक्स अक्ष पर होता है तो वाई की वैल्यू 0 होती है। अगर वाई अक्ष पे चला जाएगा तो कहाँ पर होगी, यक्स अक्ष की वैल्यू 0 होती है, ये हमें याद रखना होगा। तो ए, इसको समझ लेते हैं, ए वो बिंदु है, माना वह यक्स अक्ष पर माना वह बिंदु ए, ये होगा तो समझ लो कि यक्स अक्ष पर है तो यक्स का जरूर कुछ मान होगा, लेकिन वाई की वैल्यू वहाँ पे क्या होगी, 0। वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी इसके बाद इस प्रकार से है कि, यानी कि इसको मान लेते हैं बी दिया, इसको सी दिया है, तो बी सी से जो ए होगा समदूरस्थ होगा, यानी कि इनके बीच की दूरियां क्या होंगी, बराबर होंगी। इनके बीच की दूरियां क्या होंगी, बराबर होंगी। तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए, यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, यक्स का मान ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं, कहेंगे कि जो बी से ए की दूरी है, ए से सी की दूरी के बराबर होगी। खैर, बी का निर्देशांक क्या दिया है, -2, -5, ए का दिया है यक्स, 0 और सी का दिया है -2, तो वही दूरी सूत्र लगाएंगे, x2 - 1। दूरी सूत्र क्या होता है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, वो भी करड़ी में, ठीक। सेम इसके साथ भी वही करेंगे, सूत्र लगाएंगे, यानी x2 माइनस, सूत्र यहाँ है देख के दोनों के लगाएंगे, x2 यानी x -2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी कि 0 माइनस और -5 करड़ी में, इसका टू ए सी का भी x2 ये हो जाएगा, तो -2 और -x का होल स्क्वायर, x2 - x1 और प्लस y2 यानी कि 9 - 0 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ कर्डी होगा तो कर्डी से कर्डी गायब कर देंगे, क्योंकि दोनों तरफ कर्डी है तो कर्डी से कर्डी हट जाता है। अच्छा, तो बच गया x -2 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस, यानी कि 5 का स्क्वायर बराबर -2 - x का स्क्वायर बराबर सॉरी प्लस 9 का स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab बराबर, यानी 2 का स्क्वायर 4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
-2ab वाला भी सूत्र लगाएंगे तो यहाँ पे 2x होगा, 2ab यानी कि 4x, सॉरी 4x और प्लस 81। देखा, अब क्या करेंगे हम, यक्स स्क्वायर इधर भी है प्लस में, यक्स स्क्वायर इधर भी प्लस में, काट देंगे, नहीं तो पक्षांतर करके इधर बुला लेंगे, घटा लेंगे, आ जाएगा कर देता हूँ। अब देखो 4 उधर प्लस में, इधर भी प्लस में, कट जाएगा, यानी इधर बुलाएंगे तो कट हो जाएगा। अब 4x को इधर बुला लेते हैं तो -4x और -4x इसका टू इधर 81 है ये, और -25 -8x इसका 2, इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, यानी क्या आएगा 11 में से 5 घटाएंगे तो 6 बचेगा, 7 2 यानी कि 5 56। तो यक्स बराबर 56 बटे के -8, 8 7 56 यानी यक्स बराबर -7। तो वह बिंदु क्या होगा, यहाँ पे आ जाएंगे तो लिखेंगे, नीचे लिखेंगे लेकिन यहाँ पे जगह नहीं इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो वह बिंदु क्या होने वाला है, यानी यक्स का मान 0 यानी कि -7 और 0, इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे, तब हमें वो 2 नंबर मिलेंगे, यानी 2 अंक अर्जित होंगे। तो तीसरे का क्वेश्चन इसी प्रकार से होने वाला है। अब बात करते हैं जो चौथा क्वेश्चन है, इसी तरह हमारे पास 7 क्वेश्चन टोटल होंगे। तो इसके बाद जो चौथा क्वेश्चन होने वाला है वो बात करते हैं चौथे क्वेश्चन को सभी खंड करना उसमें, लेकिन अब चौथा क्वेश्चन 4 नंबर का 4 क्वेश्चन रहेगा, यानी कि 16 अंक का रहेगा। तो 16 अंक में सभी को करना होगा चारों क्वेश्चन को। तो इसमें इस प्रकार से है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इस क्रम में है, क्या है 3 0 4 5 -1 4 और -1 और -1 इस क्रम में है। तो समचतुर्भुज है, तो समचतुर्भुज एक बना लेते हैं। समचतुर्भुज समचतुर्भुज का मतलब होता है कि सम यानी कि सब बराबर हो। इस प्रकार से है, इसके विकर्ण मान लेते हैं बी सी और डी दिया क्रम है। तो क्रम में हम इसको भी रखेंगे तो 3 0 आएगा, यहाँ पे रखेंगे 4 5 और यहाँ पे रखेंगे -1 और 4 और यहाँ पे रखेंगे -2 और -1। तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, इसका क्षेत्रफल पूछा है, तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है क्या, 1/2 विकर्णों का गुणनफल, इसका विकर्णों का गुणनफल। जैसे ए से सी की दूरी और यहाँ पे ये 2 इसके विकर्ण है, तो दोनों विकर्णों को हमें ज्ञात करना होगा, इनके बीच की दूरी, यानी कि वही ए सी के बीच की दूरी। तो सबसे पहले या तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 1/2 ए सी गुणे बी डी, ए सी गुणे बी डी, ए सी का निकालेंगे तो ए सी बराबर वही सूत्र होता है, दूरी सूत्र अभी जस्ट पीछे बताए हैं कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, वो भी कर्णी। किसी को x1 किसी को x2 मान सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो दूरी सूत्र जब लगाएंगे हम, यहाँ पे लिख लेना दूरी सूत्र, x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक, x2 यानी कि इसको हम x2 इसको x1 समझ रहे हैं, तो x2 -1 और -3 का स्क्वायर प्लस x2 यानी कि 4 - 0 का होल स्क्वायर, हल कर लेंगे तो -1 -3 -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और प्लस 4 का स्क्वायर भी 16, करनी में 16 करनी में 16 करनी में हो जाएगा 32, करनी में 32 का वर्गमूल 4 करनी में 2 होता है। इसको याद करें, यानी कि इनके जो पहला विकर्ण ए सी बराबर आ गया है 4 करनी में। तो अब दूसरा का इसका विकर्ण ज्ञात कर लेते हैं, दूसरा का विकर्ण तो बी डी है, सिर्फ दूसरा का विकर्ण बी डी होगा, तो बी डी ज्ञात करेंगे तो बी डी ज्ञात कर लेंगे तो बी डी बराबर क्या आएगा, वही x2 - x1 करनी सूत्र लगाएंगे उसके लिए भी, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बात करते हैं x2, किसी को समझ इसको, यानी कि 4 माइनस और -2 का होल स्क्वायर, तो ये हम डायरेक्ट लिख देते हैं प्लस हो जाएगा, यानी 4 माइनस सूत्र का और माइनस ये प्लस कर देगा, प्लस 5 - -1 यानी कि 5 + 1 हो जाएगा का होल स्क्वायर, 4 2 6 का स्क्वायर 36, 5 1 6 का स्क्वायर 36, यानी कि करनी में 72, करनी में 72 का वर्गमूल 6 करनी में 2 होगा, यानी कि हम दोनों का मान निकल गया। अब दोनों का करेंगे, यहाँ पे हल रख लेंगे, हम रख लेंगे तो ये हमारा क्या होगा, उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम
इधर बगल में कर लेते हैं। देखते हैं कि यानी कि हम जैसा कि बताया कि 1/2 यानी इनके विकर्णों का योगफल इतना होता है, तो इस प्रक्रिया को हम लास्ट में कर लेते हैं। तो 1/2 AC गुणे BD यानी कि 1/2 AC का मान, सॉरी यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो हम ऐसा कर लेते हैं कि यहाँ पे हल कर लेते हैं। ठीक, नीचे लेकिन क्या करना है, 1/2 AC गुणे BD। 1/2 AC का मान क्या है, यानी कि 4 कड़ी में 2 और गुणते में 6 कड़ी में 2 हुआ 1/2 गुणे 24 और गुणे 2, कड़ी में 2 का गुणा कड़ी में 2 होगा तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि 24 वर्ग मात्रक। यह हो गया क्या, यही हमारा होगा इस चतुर्भुज यानी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। हाँ खैर, अगर समचतुर्भुज न बात करके आयत दे दिया या वर्ग दे दिया तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वर्ग वाले नियम से, यानी वर्ग में क्या क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, किसी एक भुजा का मान ज्ञात करके उसका स्क्वायर कर लेंगे। आयत कहेगा तो किसी एक का मान ज्ञात करके यानी लंबाई गुणा चौड़ाई कर लेंगे। और नहीं तो एक और तरीका होता है, कौन सा, जिससे हमारे पास एक चतुर्भुज बन गया ना, एक चतुर्भुज हो गया। अब किस प्रकार का हमें नहीं मालूम, लेकिन इसको त्रिभुज बना देंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है निरर्थक ज्यामिति में, उसको जाके याद करेंगे, उस सूत्र पे भी रखेंगे। तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल और दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करके दोनों को जोड़ देंगे तो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। उस तरीके से भी हम लगा सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चन हमारा 4 नंबर का मिलने वाला है। चौथे का जो दूसरा क्वेश्चन होने वाला है 4 नंबर का, वो किस प्रकार से होने वाला है, जैसे कि हमारे पास दे दिया गया है क्या कि निम्नलिखित सारणी यानी एक बंटन दिया गया, जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जिसे निम्नलिखित सारणी किसी एक मोहल्ले के 25 परिवारों के भोजन में हुए दैनिक व्यय को दर्शाता है, यानी कि भोजन में हुए दैनिक व्यय 100 से 150 रुपया 4 घरों में हो रहा है, इस प्रकार से ये दिखाया गया है। तो हमें इसका माध्य ज्ञात करना है, यानी क्वेश्चन ने पूछा माध्य बताइए कि दैनिक क्या होगा इसका माध्य। तो माध्य ज्ञात करने के लिए हमारे पास 3 विधियाँ होती हैं। 3 विधियों में से जो कि एक विधि बहुत ही ईजी होती है और 2 थोड़ा सा हार्ड होते हैं, लेकिन वो आसान भी होते हैं। तो इसके लिए माध्य जिसको हम कहते हैं यक्स के ऊपर पार, यक्स बार बराबर सूत्र होता है सिग्मा एफ आई यक्स आई बटे के सिग्मा एफ आई। ठीक, यानी कि यफ और यक्स बारंबारता और मध्यमान के गुणनफल को सिग्मा एफ आई एक्स आई कहते हैं, और बारंबारता यानी इसको ऐड करेंगे तो देखो 25 आएगा, इसी को बोलते हैं हम सिग्मा एफ आई। यानी कि कहा गया पहले ही से कि 25 परिवार होंगे, देख लो 5 4 9 9 4 13 में 12 जोड़ेंगे तो 25 हो गया। लेकिन यक्स निकालेंगे, यही होता है हमारा बारंबारता, इसको बोलते हैं हम लोग यफ। अब यक्स आई ज्ञात करते हैं, यक्स आई को बोला जाता है मध्यमान। तो उसको ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, ध्यान दो, इसके बीच के मानों को ज्ञात करना पड़ेगा। अब इनके बीच के मानों को, यानी कि 100 और 150 के बीच में क्या होता, तो कुछ नहीं करना है, दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे, देखो पता चल जाएगा। और नहीं तो 125 सीधे सीधे दिख ही रहा है, यानी कि 100 और 150 के बीच में 125 है। ठीक, अब देखो अब 150 और 200 के बीच में 175, 200 और 250 के बीच में 225, अब इसके बीच में 275, इन दोनों के बीच में 325। इस प्रकार से हम निकाल लेंगे। इसके बाद यफ आई और यक्स आई निकालेंगे, यानी कि बारंबारता और इसका गुणनफल करेंगे। तो 125 चौक के यानी कि 500 गुणा कर लेंगे, 5 के इसमें गुणा करेंगे तो 5 25 25 के 5 और 5 7 35 35 के 7 5 1 5 3 8 यानी 875 गुणा सही से कर लेंगे। 5 बटे 4 सॉरी 5 बचे 25 2 5 7 35 बच गया 3 5 1 5 3। ठीक, अब 225 का इसमें गुणा करेंगे तो 12 5 60 के 0 6 बाद में 26 36 के 0 3 12 3 36 37 39 225 200 दूना 400 400 500 500 दूना के 400 400 में 50 दूना के 100 यानी कि 550। इसे 2 5 10 का 0 80 लगा 1 2 7 14 15 के 5 80 लगा 1 2 दूना क्या है, फिर 300 दूना के 650 650। अब क्या करने हैं, हम इनको जब जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ आई और यक्स आई बन जाता है। तो जोड़ते हैं 5, ये याद रखने, सही से गुणनफल हम करेंगे तब सही आएगा। 7 5 12 जीरो में 7 जोड़ेंगे 7 0 5 12 और 12 5 70 रख के 7 याद रखने। 5 8 13 13 में जोड़ेंगे तो 22
22 में 5 जोड़ेंगे तो 27, 27 में 6 जोड़ेंगे तो 27 में 6 जोड़ेंगे तो 33, एक 34 के 4 फिर 3, अब 3 3 3 6 1 6 याद रखना। चलिए देखिए यहाँ पे हमारा इंटू गलत हो गया, 12 5 60 के 89 लगा 6, 12 गुना के 24 36 के 89 लगा 3, 12 दूनी के 24 3 27। तो इसको जब जोड़ेंगे हम फिर से तो 5 इसको ऐड किए थे सही था सर 7। अब तीसरे नंबर को 8 5 13, 13 में जब 7 जोड़ेंगे तो 20, 20 और 10 30, 30 30 कितना कर दिया था, फिर से ऐड कर लेते हैं 5 7 5 7 5 5 10 7 17 के 7 अपने 1, अब 8 5 13 13 7 20 20 5 25 25 6 31 1 32 के 2 8 में 3 3 2 यानी कि 52 75 ये हमारा आएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, यक्स के ऊपर बार बराबर 52 75 बटा के सिग्मा एफ है यानी कि 25। अब 25 से इसको कट करना है तब 25 दूनी के 50 बच गया 2 27, 25 से कम 25 बच गया फिर क्या 2, 25 25 से कम 25 यानी कि 211। इसका क्या आ गया माध्य आ गया 211। इसको हमें याद रखने होंगे इस सूत्र को इस हिसाब से। तो चौथे का दूसरा क्वेश्चन होने वाला है, किस प्रकार से होने वाला है सर, चौथे का तीसरा ही है, तीसरा दूसरा बता चुके। तीसरा है कि यश एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित करता है जब उसे प्रत्येक उत्तर पर 3 अंक मिले और प्रत्येक सही उत्तर मिला उसे प्रत्येक सही अंक पर 3 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की जाती है। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं तो तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक की कटौती होती है तो वह 50 अंक अर्जित करता है। तो बताइए कुल टेस्ट में कितने प्रश्न थे। तो अब मानते हैं माना यश ने सही प्रश्न, यश इसको हल करेंगे तो माना यश की सही प्रश्न यक्स हैं और गलत वाई मान लेते हैं, ठीक। तो कुल प्रश्न यक्स प्लस वाई, कुल प्रश्न यक्स प्लस वाई प्लस वाई, कुल प्रश्न यक्स प्लस वाई, ठीक। खैर इसको भी रख देते हैं। अब ध्यान दो, यदि उससे सही उत्तर पर सही उत्तर यक्स किया है 40 अंक अर्जित करता है जबकि उससे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 है तो यक्स सही कही ना तो 3 नंबर जुड़ाई तो 3 यक्स नंबर हो गया और कटौती हो रही है यानी 1 अंक की कटौती हो रही थी यानी कि वाई गलत कही ना तो वाई में कम वाई यानी वाई नंबर इसमें से कम हो जा रहा है। तो क्या नंबर पा रहे हैं 40, इसको समीकरण नंबर 1 कहेंगे। इसको इसे लिखेंगे पहली स्थिति या प्रश्नानुसार। ध्यान दो फिर से, यदि उसे सही पर 3 नंबर मिलता है तो यदि मान लेते हैं 5 प्रश्न करेंगे तो 3 नंबर का तो 15 नंबर मिलेगा। तो इसी हिसाब से जब यहाँ पर हम करेंगे तो यक्स 3 यक्स और गलत पर मतलब माइनस मार्किंग का समझ लो, इसे माइनस मार्किंग का तो गलत पे उससे कटौती हो रही है तो कई कटौती हो रही है 1 अंक की यानी कि वाई गलत की है तो वाई नंबर कट जाएगा इसमें से यानी वाई कट हो जाएगा तो यानी 40 अंक अर्जित करते हैं। उसी तरह से दूसरी की स्थिति जो इसकी है, दूसरी स्थिति जो है इसकी क्या होगी कि कह रहा है 4 अंक अगर उससे सही मिलते हैं यानी कि सही पर 4 नंबर मिलते हैं तो 4 यक्स और कटौती का अंक होगी 2 अंक की कटौती हो जाएगी तो यानी कि 2 वाई माइनस हो जाएगा इसमें से तो कई नंबर पाता है 50 नंबर पाता है। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 समीकरण को हल करने के लिए जिस विधि द्वारा हल करके हमें यक्स और वाई का मान ज्ञात करना है चाहे जैसे ज्ञात करें। तो हम आज बात करते हैं समीकरण को हल करने के लिए। देखो क्या करते हैं हम कि ऊपर वाले समीकरण 1 में 2 से
गुणा करके समीकरण 2 के साथ घटाते हैं। घटाने पर 2 का गुणा करेंगे तो 2, अब विलोपन विधि द्वारा हल कर लेंगे तो 3 में के 6x माइनस 2y इक्वल टू 80, क्योंकि 2 का गुणा कर ले रहे हैं हम, इसको वैसे ही रह लेंगे 50, घटा लेंगे माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, माइनस प्लस बराबर खत्म। ये हल करेंगे तो 2x इक्वल टू कितना आएगा 30, तो x इक्वल टू 15, यानी 2 से इधर भगा देंगे तो x बराबर 15 आएगा। x का मान 15 आ गया, तो y का मान देखते हैं क्या आएगा। यहाँ पे रख लेते हैं समीकरण नंबर, x का मान समीकरण 1 में रखें चाहे 2 में रखेंगे, यहाँ पे हम बगल में आ जा रहा है क्योंकि नहीं दिख रहा है। तो आते हैं, यानी कि लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर लिख लेंगे हम इस हिसाब से बढ़िया ढंग से। जो काम करेंगे उसको लिखते जाएंगे। तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 40 है, तो 3x माइनस x का मान है तो 3 इंटू 15 माइनस वाई इक्वल टू 15 हो गया। यानी कि क्या करेंगे हम, माइनस वाई, यहाँ पर 15 थिया ऐसे 45 बराबर 40, तो माइनस वाई इक्वल टू 40 माइनस 45, तो माइनस वाई इक्वल टू -5, माइनस से माइनस खत्म, यानी वाई इक्वल टू 5, यानी वाई का मान 5 क्या आ गया 5 और x का मान 15, यानी कि 15 सही है और 5 गलत है। तो कुल प्रश्न पूछा है, तो कुल प्रश्न बताया है कि यानी x प्लस वाई, तब कुल प्रश्न कितने हैं, यानी कि 15 प्लस 5 यानी कि 20, इसका क्या हो गया आंसर हो गया। ये हमारा क्वेश्चन 4 नंबर का होने वाला है। इसको हमें चौथे का जो लास्ट क्वेश्चन होने वाला है किस प्रकार से होने वाला है 4 नंबर का। कहा गया है कि किसी कार के 2 वाइपर परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते, यानी कि रुकते नहीं, यानी कि अब प्रत्येक वाइपर की पत्ती 25 सेंटीमीटर लंबी है और 105 अंश के कोण तक घूमकर साफ करती है, तो सफाई कर सकती है। तो पत्तियों की प्रत्येक उघार यानी कि एक चक्कर में कितने क्षेत्रफल वो साफ करेगी। कार के वाइपर यानी कि जो दो होते हैं जो पानी साफ करने वाले इस प्रकार से लगे होते हैं दोनों सिरों पर, तो उसकी पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और जो कि है वो 45 यानी 115 अंश के कोण पर इस तरह से घूमकर साफ कर सकता है। तो बताइए कि वो कितना साफ, यानी एक चक्कर में वो कितना साफ दोनों मिलकर करते हैं। खैर 2 ठो है तो 1 का ज्ञात करके उसका दूना कर देंगे तो दोनों का निकल जाएगा। खैर यानी कि पत्ती की मान लेते हैं लंबाई, यानी कि इस प्रकार यहाँ पे लगी और ये इस तरह से घूमती है तो इतना साफ करती है, जो कि 115 अंश है। सेम यही काम उधर वाली भी पत्ती करेगी। तो यानी कह सकते हैं कि यानी कि थीटा बराबर दिया है और ये त्रिज्या दिया है, त्रिज्य खंड वाले तरीके में चले जाएंगे त्रिभुज में। तो त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे हमें वाइपर है तो लिखेंगे वाइपर, दोनों वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल क्या करेंगे 2 गुणे थीटा बटे के 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक। यानी कि 2 गुणे थीटा का मान 115 बटे के 360 गुणे 22 बटे के 7 गुणे 25 गुणे 25। अब इसी कंसेप्ट को हल कर लेना है, हम लोगों का आ जाएगा। तो कैसे हल करेंगे, ध्यान रखने वाली बात ये है, पहले इसको काटते हैं हम 3 से, 3 एकम 3, 2 3 के 6, 3 से कट गया, 3 से इसको काट सकते हैं, कटेगा जहाँ तक है कि नहीं कटेगा। 3 से हम 5 से काट देते हैं इसको, तब 5 7 के 35, 1 बच गया, हो गया हमारा ऐसा कि 5 दूना के 10, 5 7 35, 1 10, 5 दूना के 10। फिर देखो 5 से इसको काट देते हैं, 5 5 25, 115 को रहने देते हैं। अब देखो 2 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो 2 3 6 36, यानी कि 36 आ गया। अब क्या करते हैं 2 से फिर काट देंगे तो 11, 2 से इसको काटेंगे तो 18, तो हमारा आएगा 115 गुणे 11 गुणे 5 गुणे 18 25। इस प्रकार से हमारा जो शेष भाग बचेगा। अब इसके बाद हम इस प्रकार से करेंगे और देखो यहाँ पे बटे के 7 गुणे 18, ये नीचे वाला है, इस प्रकार से है। अब सबका हमें गुणा करना है क्योंकि अब ऊपर नीचे कोई कट ना रहा, तो इसका जब इसमें गुणा करेंगे
इस प्रकार से आएगा। में जब सबका मल्टीप्लाई करेंगे यानी तो 15 81 25 बटा के इसका करेंगे तो 126 मीटर। ये सेंटीमीटर में है इसकी पत्ती यहाँ पे, तो सेंटीमीटर क्यूब यानी इतने क्षेत्रफल को वो साफ कर सकते हैं वो दोनों मिलकर। कुछ नहीं करना है, बस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करके दोनों का गुणा कर लेना है। इसके बाद तुम्हारे पास कैलकुलेशन है, जिस हिसाब से करोगे उस हिसाब से सबका परिणाम एक आएगा। अब बात करेंगे अगले वीडियो में इसका चौथे के बाद 5वां 6वां और 7वां यानी कि 3 क्वेश्चन और होने वाले हैं। तीनों में कुछ ना कुछ यानी 1 नंबर 2 नंबर करके क्वेश्चन दिया रहेगा, तो हम उस प्रकार से करेंगे। हाँ, याद रखना कि किसी भी क्वेश्चन को हमें छोड़ना नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पाना होगा तो, और साफ ढंग से लिखना होगा। हाँ, जो क्वेश्चन सबसे पहले आएगा तुम्हें उसी क्वेश्चन को करना होगा, क्योंकि होता है ना फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, यानी कि अगर हम पहले इंप्रेशन बना लेंगे यानी अगर शुरुआत अच्छी हो गई तो अंत भी अच्छा होगा। उसी हिसाब से क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है बढ़िया ढंग से। और याद रखना जब भी प्रश्न का उत्तर आए तो उसे लास्ट में लिखते हैं, और अगला प्रश्न करने के लिए ये, और याद रखना प्रश्न को इस प्रकार नहीं लिखा जाता है एग्जाम में, हम समझने के लिए क्वेश्चन को लिख, जब अगला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो हम 1-2 लाइन छोड़ के स्टार्ट करेंगे, ताकि हमें जो एग्जामिनर चेक करते हुए आए तो यहाँ वो दिखे। यानी कि अगर ब्रेकर अगर नहीं रहता है रोड पे तो एक्सीडेंट होने का खतरा होता है, तो एक्सीडेंट खतरा हो जाएगा यानी हमारा नंबर ही नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जो एग्जामिनर होगा समझेगा यानी एक का उत्तर आगे तक गया है। इसलिए हमें ध्यान रखना होगा। इसलिए अब बात करेंगे अगले